वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैंने कोई यहाँ पे उपस्थित सभी पूर्व सैनिक जवान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और हमारा हौसला बढ़ाया है ताकि हम आने वाले समय में कोई बड़ा प्रोग्राम जो है कर सके, जहाँ जो जैसे पहले हमारा चल रहा था उस धरना प्रदर्शन को दोबारा से शुरू करें। तो सबसे पहले तो यही है कि कुछ जैसे पहले भी यहाँ पे कुछ भाइयों के द्वारा बोला गया था कि कुछ बोलते हैं कि आपने यहाँ पे इतना लंबा धरना प्रदर्शन किया, क्या मिला हमें, उससे क्या मिला हमें। तो भाइयों, मैं यहाँ पे कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि केंद्र सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं, कि 1 साल 1 महीना 3 दिन हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर लिया लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर उसका कोई दबाव नहीं था। हमारे जवान हैं ये सोच रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि केंद्र सरकार के ऊपर कितना बड़ा दबाव था, इसकी एक ताजा उदाहरण है कि जो मेरी पेंशन रोकी गई। क्योंकि जितना यहाँ पे धरना प्रदर्शन चला, यहाँ पे आपको पूरे प्रोग्राम के दौरान जो है आपने देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1 महीना 3 दिन के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार स्टेज से बोला हूँ। इससे ज्यादा मैंने कभी स्टेज पे नहीं आया, कभी यहाँ पे मैंने ज्यादा कहीं मीडिया में नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसकी जो पीछे से परमिशन होती थी उसके जो मेरे नाम पे थी, क्योंकि जितना भी यहाँ के परमिशन का भी है तो मेरी मेल से होता है, मेरे नाम से होता है वो। तो मैं जब मैं डाल रहा हूँ लिख करके अपनी मेल से डाल रहा हूँ तो यार है वहाँ पे जो है नाम भी आपका जाएगा। और यही एक वजह थी कि जिसके कारण जो है वो मेरा पेंशन रोका गया। पेंशन रोकने का कारण क्या था कि जो हमारा कोई जवानों की मांग उठाता है उसको हरासमेंट किया जाए, उसको परेशान किया जाए ताकि वो आगे अपनी आवाज ना उठाए, वो पीछे हट जाए धरना प्रदर्शन से या मांगे उठाना। इसीलिए जो है वो पेंशन जो है रोकी गई। पेंशन कैसे रोकी गई उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ, इसकी डिटेल जो हमारे जवान जानते हैं, थोड़ा बहुत जो पढ़े लिखे हैं। तो पेंशन जो है, जिसको पेंशन मिल रही है उसको रोकने का अधिकार ही नहीं किसी के पास कि उसका कोई पेंशन रोक सके जब तक कि वो उसके ऊपर कोई देशद्रोह का केस नहीं होता। तो मेरे केस में क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार ने जब दबाव डाला तो केंद्र सरकार के नीचे एमओडी के नीचे ही पीसीडी इलाहाबाद आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आता है पीसीडी इलाहाबाद। इन्होंने वहां पे हरासमेंट करने के लिए ऑर्डर दिया होगा। उन्होंने, अगर मैं आपको लेटर दिखा दूं तो एक जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा आदमी है वो भी देख करके बोलेगा कि यार ये क्या है, और भी हट जाओ। बिल्कुल एक मजाक जैसे एक लेटर जारी कर दिया, ना तो उसके ऊपर कोई अथॉरिटी है, ना उसके ऊपर कोई लेटर नंबर है, ना किस एक्ट के अधीन जो है आप पेंशन बंद कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। बस एक 4 लाइन का एक मेरा नाम लिख के, एड्रेस लिख के नीचे लिख दिया गया, आर्मी नंबर डाल के कि आपका जो पेंशन है वो बंद किया जा रहा है क्योंकि आप पेंशन लेने के हकदार नहीं हो। और साथ में आगे लिख दिया कि जो जानकारी आपके रिकॉर्ड ऑफिस ने हमें भेजी है उसके आधार पर आप पेंशन के हकदार नहीं हो। जब इसके लिए मैंने
जो एक लेटर लिखा अपने रिकॉर्ड ऑफ टू कि मैं भाई आपके ऊपर जो 2 करोड़ का मानहानि का केस डाल रहा हूं कि आपने ये किस अथॉरिटी पे ये लिख के दिया पीसीडी इलाहाबाद को कि मैं पेंशन का हकदार नहीं हूं, किस डॉक्यूमेंट के आधार पे आपने ये लिखा। तो उन्होंने 6 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई भेजा कि हम एज पर रिकॉर्ड आपके जो डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है उसके अधीन हमने सब कुछ चेक किया। आप क्योंकि मैं ब्लास्ट का वार इंजरी हूं, तो उन्होंने बोला कि आप वार इंजरी पेंशन और सर्विस पेंशन आप जो है दोनों के हकदार हो, और हमने जो है इलाहाबाद को कोई ऐसी पत्राचार या कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं दी कि जिसके अधीन आपकी पेंशन बंद की जा सके। और नीचे उन्होंने उसको कॉपी टू कर दिया पीसीडी इलाहाबाद को कि भाई आपको ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि आपने किस अथॉरिटी के अधीन इसका पेंशन रोका है, जबकि ये वार इंजरी और पेंशन का हकदार है। तो मतलब आप सीधा समझ सकते हो कि केंद्र सरकार ने अगर दबाव डाल के पेंशन बंद करवाया, एक फेक सा लेटर डाल के, उसको फेक सा एक लेटर निकाल के, तो कितना बड़ा दबाव रहा होगा। फिर हैरानी की बात वो है कि जब वो लेटर तो निकाल दिया, उस लेटर निकालने के बाद अगर आपका पेंशन रोकना है, जहां आपको कुछ इंक्रीमेंट वगैरह कुछ भी देना हो, कुछ बढ़ाना हो, तो आपका उसके लिए एक पीपीओ रिलीज होता है। तो उस पत्र को जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ एक्ट में लिखा हुआ कि कैसे किस आधार पे इसकी पेंशन बंद की जा रही है, कुछ भी नहीं, उसी को आधार बना करके एक क्लास वन जो अधिकारी है वो जब पीपीओ पब्लिश होता है तो उसकी साइनिंग अथॉरिटी के अधीन होता है। और चलो मान लीजिए कि कहीं गलती से वो लेटर हो गया, टेक्निकल एरर बोल सकते हैं उसको, जहां तक आप मान सकते हैं लेटर निकलने तक। लेकिन जब पीपीओ रिलीज होता है तो उसका सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद वो जो है पीपीओ रिलीज होता है। तो मेरे केस में जो है वो पीपीओ भी रिलीज किया गया कि आप उसके अंदर जहां पे लिखा रहता है कि पेंशन एंटाइटलमेंट लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा होता है सर्विस पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन या वार इंजरी एलिमेंट वगैरह लिखा रहता है कि आपको कौन सी पेंशन आप ले रहे। तो उसमें मेरे केस में क्या किया गया कि जहां पे लिखा हुआ था वार इंजरी एंड सर्विस पेंशन, तो वहां पे काट करके क्या कर दिया गया, ग्रेजुएटी ओनली। मतलब ग्रेजुएटी ओनली होता है जैसे डिस्चार्ज केस में कि उसको भाई आपका जो आपका जमा था आप उसके ओनली हकदार हो, मतलब उसमें पेंशन वगैरह का आपका हकदार नहीं है, तो वो कर दिया गया। तो आप सोचिए, पहले एक लेटर निकला, उसके बाद एक पीपीओ पब्लिश हुआ। अगर केंद्र सरकार के ऊपर हमारे धरना प्रदर्शन का दबाव नहीं था तो केंद्र सरकार इतनी अप्रोच करके एक नॉर्मल सा एक छोटे से सिपाही की जो है पेंशन बंद करने की क्या जरूरत। अगर केंद्र सरकार जो है अनलीगली जो है किसी की पेंशन ऐसे दबाव के अधीन बंद करवाती है तो समझ लो कि उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव था इस चीज का। तो इसलिए ये मत सोचो कि जहां पे हम बैठे हैं तो हमारा जो है केंद्र सरकार के ऊपर दबाव नहीं है। केंद्र सरकार के ऊपर फुल प्रेशर होता है क्योंकि एक सर्विसमैन जो है वो नॉर्मल नहीं है। एक सर्विसमैन देश के जो वो सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है, और हमारे आम पब्लिक, आम देशवासियों की सहानुभूति हमेशा जवानों के साथ रहती है। तो इसलिए हम जो है एक खास कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो है आपका दबाव हमेशा केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। अगर आप कुछ प्रदर्शन करते हो, आप अपने हक मांगते हो, जैसे कि पहले भी यहाँ पे एक साहब ने बोल के गए थे कि जब 2009 के अंदर आप 2009 की पेंशन चेक कर लेना
कि जो 2009 से पहले या 2009 तक जितने पेंशनर आए थे उस टाइम इनकी कितनी पेंशन थी और आज की पेंशन और उस समय की पेंशन को कंपेयर कर लेना कि कितना था। जब 2009 के बाद हम जो है जवानों की पहली बार आवाज उठी थी, जहां पे जवानों का अपना जो है पहली बार जहां पे टेंट लग के अपना अलग से प्रदर्शन हुआ था, तो ये देश में पहली बार हुआ था। नहीं तो जितने भी प्रदर्शन उससे पहले हुए हैं वो सब अफसर्स के अधीन हुए हैं। वहां पे स्टेज बनी रहती थी एक और अफसर्स आते थे, वहां पीछे कूलर बने रहते थे, मतलब कूलर लगे रहते थे गर्मियों के दिनों के लिए, और जवान ऐसे नीचे बैठे होते थे और वो यहाँ पे आकर के गद्दे वगैरह जो लगे रहते थे, सोफा वगैरह और चेयर, पीछे कूलर, वहां पे आके बैठे और माइक पकड़ा, भाषण दिया और चले गए। बाकी वहां पे बैठने वाले हमारे जवान थे। और बेनिफिट कौन लेता रहा? बेनिफिट टोटल अफसर्स लेते रहे। तो यहाँ पे फिर मैं ज्यादा नहीं, टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन एक और चीज है जहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जो आज हमने इस प्रदर्शन के बाद जो मांग पत्र देने थे माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री, वो देने के लिए गए हुए हैं। उनका रिसीव्ड हमारे पास एक स्टैंपिंग और साइनिंग होकर के यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम ये अपना यहाँ से धरना प्रदर्शन उठाएंगे। तो जब तक वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आता, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पे पहले जनरल सतबीर का जो है 1 साल से ऊपर जो धरना प्रदर्शन चला था, तो उसके अंदर जब हमने पहली बार जहाँ पे टेंट लगाया था तो बहुत सारे हमारे जवान ही बोलते थे कि आप उनको अलग से जो है टेंट नहीं लगाना चाहिए था। तो तब हमने अपने जवानों को समझा करके उसके टेंट के सामने जाकर के खड़े होकर के जनरल सतबीर से ये पूछते रहे हैं कि भाई हमें वो मांग पत्र की कॉपी दीजिए जो आपने केंद्र सरकार को आगे दी है, जो आप सबमिट करवा के आए हो दफ्तरों में। उन्होंने वो कॉपी कभी किसी जवान को नहीं दी, क्योंकि अगर आपकी मांग होती तो आपको देते। लेकिन हमारा एक ही मकसद होता है, जो भी हम मांग रखते हैं, आज हमने अभी भेजा मांग पत्र वहां पे दफ्तर में जाने के लिए, जमा करवाने के लिए। तो जब वो हमारे आदमी यहाँ से निकल गए तब हमने जो है उसकी पीडीएफ फाइल जो है सभी ग्रुपों में शेयर कर दी। इसमें कोई वो पाने लायक नहीं है, ये तो सभी बताने लायक है। पाने लायक तब होती है जब किसी से कुछ छुपाया जाए। हमारी मांगे हैं, हमारे जवानों को पता होना चाहिए कि हमने क्या लिख के दिया है, उसके अंदर क्या है, कैसे हमारे साथ भेदभाव हुआ है। तो उसके बारे में आपको जानने का अधिकार है। लेकिन आप में से बहुत सारे साथी जो है जनरल सतबीर के साथ भी बैठे होंगे, जहाँ पे कभी उन्होंने आपको पीडीएफ दिखाया हो, कभी वहां पे जो आज भी हमने यहाँ पे जो है मांग पत्र जो भेजने थे उनकी 4 कॉपी अलग से थी और 10 कॉपी यहाँ पे अलग रखी हुई थी मेरे पास, कि जिसने पढ़ने हैं वो पढ़ भी सकता है। नहीं तो हमने जो है पीडीएफ ग्रुपों में व्हाट्सएप पे शेयर कर दी थी, पीडीएफ बना, ताकि आप उसको पढ़ सको कि हमने क्या लिखा है, क्या मांग जो है केंद्र सरकार के आगे रखी हुई। तो ये चीजें उन्होंने हर एक उस चीज को छुपाया ताकि आपको कुछ पता नहीं चले। मैं बात कर रहा था ओआरओपी, आप में से बहुत सारे साथी जो है उनके साथ उस समय जो है धरना प्रदर्शन के अंदर रहे हैं। तो आप आज भी याद करिए, चाहे वो न्यूज का मीडिया था, चाहे सोशल मीडिया था, जहाँ कहीं वैसे बात होती थी नॉर्मली, तो क्या हमारे अफसर क्या बताते थे? जो जनरल सतबीर है वो क्या बोलता था कि भाई हमारा जो जवान है वो बहुत कम जो उम्र में पेंशन भेज दिया जाता है, 32 से 35 साल में पेंशन भेज दिया जाता है। जब उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उसको जबरदस्ती पेंशन भेज दिया जाता है, इसलिए उसको एक रैंक एक पेंशन चाहिए। लेकिन उसने अफसर्स की मांग साथ में रखी, जहां पे जो है मीडिया वालों ने जो है जनरल सतबीर को क्रॉस क्वेश्चन भी उस समय किए कि भाई आप एक रैंक एक पेंशन मांग रहे हो,
तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी तो सेम सर्विस करते हैं, वो सेम आपकी कंडीशन में रहते हैं, तो उनको भी तो फिर एक रैंक एक पेंशन मिलना चाहिए। तब ये हमारे जर्नल बोलते थे कि नहीं, उनकी नौकरी जो है 58 साल तक है, 58 ईयर्स तक है, इसलिए जो है उनको जो है एक रैंक एक पेंशन नहीं देना चाहिए। सिर्फ पेंशन जो है जो 32 से 35 साल में सेना के जवानों को जो पेंशन भेज दिया जाता है जबरदस्ती, इसलिए सेना के जवानों को आरोपी मिलना चाहिए, अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि कंडीशन तो वही अर्धसैनिक बलों वाली हमारे ऑफिसर्स के ऊपर भी लागू थी। हमारे ऑफिसर्स जो है वो 58 ईयर तक उनकी जो है कम से कम सर्विस होती है। जैसे अभी मुद्दा था कि जो 1/7/14 तक, 1/7/14 से पहले जितने भी रिटायर्ड जवान थे उनको एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया गया, लेकिन उसके बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए 1/7/14 के बाद, उनको बोला गया कि आप पेंशन के एक रैंक एक पेंशन के हकदार नहीं हो क्योंकि आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली है। जबकि मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जब हम भर्ती होते हैं तो हम साइन करते हैं, वहां पे जो एग्रीमेंट उसके ऊपर लिखा रहता है 15+2 17 साल या ज्यादा से ज्यादा 17+2 19 साल, ये जवानों का एग्रीमेंट होता है। तो जवान का एग्रीमेंट जो होता है और लेंथ ऑफ सर्विस का होता है 15+2 या 17+2। लेकिन जब अफसर का जो उसको भर्ती किया जाता है तो उसको 58 साल की एज तक होता है, उनका 58 साल की एज तक होता है। इसलिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जवानों के ऊपर जो प्रीमेच्योर है उसको प्रीमेच्योर नहीं कह सकते आप। जो 17 या 19 साल में जो रिटायर्ड होता है उसको आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि उसने अपनी कंडीशन पूरी की है, जिसके उसके सरकार के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ था वो उसने कंप्लीट कर लिया। इसलिए उन जवानों को एक रैंक एक पेंशन जो है वो मिलना चाहिए। सिर्फ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है ऑफिसर, क्योंकि उसने 58 साल तक का एग्रीमेंट किया है और 58 साल से पहले अगर वो डिस्चार्ज लेता है, डिस्चार्ज पेंशन लेता है, तो वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कहलाता है। तो सेम यहाँ पे एक रैंक एक पेंशन का मुद्दा था। तो जब हमारा अफसर खुद 58 साल की एज में कम से कम पेंशन जा रहा है तो एक रैंक एक पेंशन का तो वो हकदार ही नहीं है। लेकिन हैरानी परेशानी की बात है कि जवान, सेना का जवान जो है 97% गिनती में है सेना के अंदर और 3% जो है अफसर, तब जाकर के स्ट्रेंथ बनती है सेना की 97 + 3%, तो तब 100% जो है सेना हमारी होती है। तो 97% गिनती वाले जो है जवान, उनको सिर्फ 40% जो है पैसा दिया गया, जितना एक रैंक एक पेंशन के लिए अलॉट किया गया उसमें 40% जो है वो 57% को दिया गया और 60% जो है वो 3% अफसर्स को दिया गया। तो किनको दिया गया 60%? जो 3% है और जो जिनका एक रैंक एक पेंशन के ऊपर हक ही नहीं बनता। हैरानी की बात है कि एक रैंक एक पेंशन जब फर्स्ट में लागू हुई 1/7/14 से, जो जेसीओ रैंक है उसको बिल्कुल जो है छोड़ दिया गया। उनका जब भी आप टेबल देखो, पेंशन जो है बढ़ने की जगह पे उसका वहां पे हमेशा कम ही आता है। अभी तक उनका एक रैंक एक पेंशन में उनको तो दिया ही कुछ नहीं। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं, हैरानी की बात है कि अगर कोई 3 साल 5 साल 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल सर्विस के अंदर कोई जवान, चाहे वो 62 65 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे आज बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानियों की गोली से जो है हमारा जवान शहीद होता है, तो उसकी विडो, उसकी जो विधवा है और जो वहां पे गोली लगने से जवान जो है डिसेबल हो जाता है, जिसकी टांगे कट गई, जिसके हाथ कट गए, उनकी पेंशन में 1 रुपया बढ़ोतरी नहीं की गई। जो जवान शहीद हो गए, उनकी विधवाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनको 1 रुपए का जो है इजाफा नहीं किया गया उनकी पेंशन में। जो 10 साल तक जो है शहीदों की विधवाएं और जो लड़ाई में जो जवानों की
टांगे कट गई, बाजू कट गए, जो डिसेबल हो गए, चलने लायक नहीं है, जो आज तक बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनकी पेंशन में केंद्र सरकार ने 1 रुपया इजाफा नहीं किया है। तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? कभी सोचा उन्होंने? हमेशा आप हमारे जो टेबल हैं, जो अफसर के उसमें टेबल में चले जाओ, जवानों के टेबल में चले जाओ, तो देख करके आदमी हैरान परेशान हो जाता है कि देश में चल क्या रहा है। एक तरफ हमारी केंद्र सरकार, हमारे ऑफिसर्स ये बोलते हैं कि भाई जो 1911 के अंदर जो अंग्रेजों के आर्मी रूल्स बने थे, जो हमारी सेना में चल रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बोलते हैं कि टाइम वेरीफाइड है, टेस्टेड है। ये हमारे अफसर्स बोलते हैं कि उन रूल्स को बदली नहीं करना चाहिए जो 1911 में अंग्रेजों ने हमें गुलाम जवानों के ऊपर जो आर्मी रूल्स लागू किए थे, उसके ऊपर हमारे अफसर्स का कहना है कि वो कानून बदली नहीं होने चाहिए, आर्मी रूल्स नहीं बदली होने चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने जो एक जवान अफसर हर एक रैंक का एक रेशियो बनाया था कि जवान को इतने मिलेंगे, जो एक सिपाही है उसका इतना होगा, इतने % इजाफा करके नायक को मिलेगा, इतना % इजाफा करके हवलदार को मिलेगा। इससे आगे 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 सभी एक इन्होंने एक रेशियो निकाल रखा था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून तो उनको चाहिए, लेकिन वो रेशियो उनको मंजूर नहीं है। अगर आप देखोगे तो वो रेशियो कहां की कहां पहुंच गई। अगर आप आर्मी रूल नहीं बदली कर सकते तो वो रेशियो भी तो वही रहनी चाहिए थी जितनी उन्होंने बनाई थी जवान के लिए, अफसर के लिए, वो उसी रेशियो में रहना चाहिए था। तो मान लीजिए एक जवान को 1 रुपया एक सिपाही को मिलता है, एक ब्रिगेडियर को 5 रुपए मिल रहे हैं, तो 4 रुपए का अंतर हो गया। तो इसी हिसाब से अगर 10% बढ़ावा करते हैं तो उसका 1 रुपए पे बढ़ेगा, उसका 5 रुपए पे बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जवान अफसर के बराबर हो जाएगा। अगर उसका भी 10% बढ़ेगा, उसका भी 10% बढ़ेगा, तो अफसर हमेशा आगे ही रहेगा। लेकिन नहीं, उसमें बार बार जो है अफसर का जो है पेंशन में बढ़ोतरी की गई और जवान को जो है हमेशा पीछे किया गया। उसकी वजह यही थी कि जवानों की कहीं पे भी किसी एक्सपर्ट कमेटी में या कहीं किसी मीटिंग में उन्होंने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। हमारा प्रतिनिधि जो है जवानों का बनकर के कौन जाता रहा? हमेशा ब्रिगेडियर, कोई जनरल, और उन्होंने अपना अपने हिसाब से पक्ष रखा। जवानों के बारे में कभी नहीं सोचा। आज से तकरीबन 10 साल पहले हमारी लीग से बात हुई थी, तो उस टाइम अफसरों की पेंशन में इजाफा किया गया था। तो उस टाइम एक ब्रिगेडियर था, उससे मेरी बात हुई, तो मैंने बोला कि आपने सर जो है जवानों का पक्ष क्यों नहीं रखा, जवानों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ी, इसमें सिर्फ ओनली अफसर्स की क्यों बढ़ी, क्या वजह थी? आपको जवानों ने लीडर चुना, आपने उसके बारे में क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? तो तब उसने बोला कि हमारी जो यूनियन है, हमारी इंडियन एक्सर्विसमैन लीग है, उसमें हमारे जवानों ने तो जो ये बात बोली थी कि भाई हमें जो पेंशन मिल रही है वो ठीक है, हम उस पर संतुष्ट हैं। तो हमारे फिर जो अफसर्स की पेंशन में त्रुटियां थी वो हमने लिख के दे दी, सरकार ने उसको देखा और देखने के बाद उसको अप्रूव कर दिया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि अफसर्स ने हमेशा जो है पहले ये केंद्र सरकार को एहसास कराते रहे कि जवान अपनी पेंशन पे संतुष्ट है, उसको इजाफा नहीं चाहिए, पेंशन में जो त्रुटियां हैं वो ओनली अफसर्स की हैं। तो इसीलिए जो है हर एक बार अफसर्स की पेंशन में इजाफा होता रहा और आप वहीं के वहीं रह गए। तो यहाँ पे आज जो है आज के दिन प्रोग्राम करने का मकसद, यहाँ पे जो हमने धरना प्रदर्शन ये आज का किया है, इसका मकसद एक तो ये था कि हमने जो 1 साल 1 महीना 3 दिन पहले यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, तो वो आज के दिन ही शुरू किया गया था 20 फरवरी 2023 को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज किया गया और इसके अंदर ये आज एक केंद्र सरकार के लिए वार्निंग भी है कि अगर आप केंद्र जवानों का पक्ष नहीं सुनोगे
तो हम जो है अपना अनिश्चितकालीन समय के लिए जो है यहाँ पे फिर से दोबारा जो है जवानों का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। हम अपनी मांगे लेकर के यहाँ पे बैठेंगे। तो ये केंद्र सरकार के लिए चेतावनी भी है और इसके एक जो है एक कारण ये भी है कि 8th पे कमीशन है, वो भी उसकी कमेटी बननी जा रही है। तो एक जो है सेल बनता है आर्मी हेडक्वार्टर में, आर्मी का जो है वो पे कमीशन सेल बनता है। उसमें जो है वो ओनली जनरल या ब्रिगेडियर बैठते हैं। तो उसके अंदर जो 1-2 जवानों को लिया जाता है, वो भी ऑन सर्विस लिया जाता है। और आपको पता है 1911 वाले आर्मी रूल चल रहे हैं जो गुलामों के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे, वो आर्मी रूल चल रहे हैं। इसके कारण जो है कोई भी जवान जो ऑन सर्विस है, जब उसको अफसर बोलता है जहां पे साइन कर दे, वो नहीं पूछता कि सर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। दूसरा एक कारण, अगर किसी जवान को थोड़ा बहुत समझ में भी आए तो जवान जो है वो लिए जाते हैं मैक्सिमम इन्फेंट्री से, तो उनको अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आता। तो जो भी वहां पे कार्रवाई की जाती है, जहां पे साइन करवाए जाते हैं, वो सारा मैटर होता है इंग्लिश में। तो वो बेचारे दबाव के अधीन चुपचाप जहां पे बोलते हैं वहां पे साइन कर देते हैं। तो उसी को जो है आधार बना करके आगे केंद्र सरकार को आगे भेजते हैं वो पे कमीशन सेल कि भाई हमारे जवानों को ये मंजूर है, ये देखिए इसमें जवानों के साइन है। जो जब 6th पे कमीशन लागू हुआ था तो तब एक बार इन्होंने एक जो है नेट पे भी डाला था कि अगर किसी जवान को कुछ इसमें मंजूर है नहीं मंजूर है, ये फार्मूला करके लागू होगा। तो एक सर्वे था, उसके अंदर जवानों के लिए जो था कि आप सहमत हो नहीं हो, यस और नो बटन थे, जो उसमें ओनली यस बटन जो है ना वही काम करता था, नो वाला काम ही नहीं करता था। जिससे हम ये कर सकते थे कि हम इस एक मिशन से संतुष्ट नहीं है, इनका जो फार्मूला अपनाया गया जवानों के लिए वो ठीक नहीं है। उसके लिए वो जो बटन था वो दिया हुआ था ऑप्शन, वो काम ही नहीं करता था। हाँ, हम सहमत हैं उनके साथ, वो बटन काम करता था। अब जैसे दबाओगे ठक से हो जाता था। तो मतलब ऐसे करके इन्होंने टेक्निकली और जो हमें धोखे में रख के, हमारे जो ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण इन्होंने हमारा आज तक जो है शोषण किया है और हमेशा जो है हमें अपना इन्होंने गुलाम समझा है। कभी भी इन्होंने हमें जवान नहीं गुलाम समझा है। अफसर की नीति जो है वो यही नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि सभी अफसर एक जैसे हैं, लेकिन जहां पे 99% अफसर ऐसे हैं जो बटमैन सिस्टम है, बटमैन सिस्टम है, वो कहीं पे भी ये आर्मी रूल्स जहां कहीं पे भी किसी पॉलिसी में नहीं लिखा कि अफसर के घर में उनकी मेमो के पास 3-3, 4-4 जवान वहां पे काम करने के लिए, फर्श धोने के लिए, उनके कुत्ते घुमाने के लिए, उनका खाना बनाने के लिए रहेंगे। जो लड़ने वाला जवान है उनको जो है वो अपने घर में ले जाते हैं, वहां पे ऐसा काम करवाते हैं, वो अपने जो लड़ने की कला है वो भूल जाता है, जो उसने ट्रेनिंग ली है, फिर उसको याद रह जाता है वही जो जिस काम पे उसको लगाया जाता है। तो ऐसे करके जो है मैं यहाँ पे फिर भी बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि 100% अफसर घरों में जो है बटमैन है, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि 99% जो है अफसर के घर में है। 1% जो अच्छे हैं वो बेचारे बोल नहीं पाते। अफसर भी कई बार कुछ अफसर से बात होती है, वो इस बात पे सहमत होते हैं कि जवानों का शोषण हुआ है, जवानों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब उनको बोला जाता है कि सर आप एक बार वीडियो बना के डाल दो, अफसर आप अफसर हो, तो कम से कम उसकी आवाज दूर तक जाएगी कि भाई अफसर जी भी ये बात मान रहे हैं कि जो जवानों के साथ गलत हो रहा है। तो तब वो बोलता है कि भाई मेरी कम्युनिटी जो है मुझे इसकी इजाजत नहीं देती, मेरा तो बिल्कुल जो है वो मुझे अलग थलग कर देंगे अगर मैं आपके हक में बोला, लेकिन मैं दिल से आपके साथ हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपका
ऐसे साथ नहीं दे सकता। तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उनकी कॉलिंग आती है, मेरे ख्याल से मेरे पास एक दो की रिकॉर्डिंग भी होगी, तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन जवानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप इस भ्रम में मत रहो कि कोई अफसर जो है आपकी आवाज उठाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अफसर सभी बुरे हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे अफसर होने के बाद भी उनसे उम्मीद करो कि वो हमारी मांगे आगे रखेंगे, ये नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी मजबूरी बता दी है कि हमें जो है हमारी कम्युनिटी जो है इस चीज की इजाजत नहीं देती, तो हमने अपनी कम्युनिटी के अंदर रहना है, तो इसलिए हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो भाइयों, यहाँ पे मेरे ये इतना सब कुछ बोलने का मतलब यही है कि अगर आपको हक चाहिए, अगर आपको इंसाफ चाहिए, तो आप अफसर या किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में अगर मैं ये बोलता हूँ 50%, मैं ये नहीं बोलता 100%, अगर 50% जवान भी एक साल के अंदर 5 दिन निकाल लें तो आपको जो है इंसाफ जरूर मिलेगा। आपका अन्याय जो है, जो आपके साथ अन्याय हुआ है, वो दूर जरूर होगा। क्योंकि हमेशा केंद्र सरकारें जो है वो गिनती देखती हैं और उनके ऊपर हमेशा गिनती का दबाव रहता है। तो इतने ही कुछ बोलता हुआ आपसे इजाजत लेता हूँ। जहाँ से फिर आपका जहाँ पे पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसके बाद जो है सभी जितने भी यहाँ पे यूनियन आई हुई हैं, उनके जो एक एक प्रतिनिधि है वो एक साइड में होकर के मीटिंग करने के बाद फैसला लेंगे आगे का हमने क्या करना है। जो अभी मीटिंग होगा उसमें फैसला होगा, वो सभी को जो है बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया जाएगा और उसी हिसाब से आगे आने वाले समय में हम जो है आगे का प्रोग्राम करेंगे। चाहे वो कोई धरना प्रदर्शन होता है या रोज रैली होती है, वो हम पे फैसले के ऊपर डिपेंड होगा। वैसे अगर इस बार जो है केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमने एक और पॉलिसी का भी इसमें विचार करेंगे। उसका ये होगा कि हम जो है अम्बाला के जहाँ सोनीपत के पास जो है वहाँ पे इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होकर के हम 1 लाख की गिनती तकरीबन पूरी करेंगे। ये हमारा मकसद है। 1 लाख की गिनती करके वहां से 1 लाख की गिनती में जो है वो दिल्ली के लिए मार्च करेंगे इंसाफ लेने के लिए। जो है ये मैं अभी एक अपना जो है अपनी तरफ से जो एक सुझाव पेश कर रहा हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो 100, 200, 400, 1000, 2000 की गिनती से नहीं मानती और हमारे लिए 1 लाख जो है एक्स सर्विसमैन एकत्र करना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे जब पहले हमने एक प्रोग्राम किया था तो तकरीबन हमारे पास जो उस टाइम पे गिनती थी, तो जिन्होंने नाम जहाँ पे रजिस्टर में दर्ज करवाए थे वो 80,000 नाम रजिस्टर्ड हुए थे उस टाइम। मतलब 80,000 की गिनती थी जिन्होंने रजिस्टर में एंट्री की थी। बाकी मेरे ख्याल से इतना ही ऐसे होंगे या इससे भी ज्यादा होंगे जिन्होंने कहीं पे एंट्री नहीं की, जिन्होंने रजिस्टर नहीं मिलने के कारण या जिनको नहीं पता होने के कारण वो अपनी एंट्री नहीं कर पाए। तो मतलब अगर यहाँ पे हम जंतर मंतर पे 1,60,000 के तकरीबन हम एकत्र हो सकते हैं, तो दिल्ली मार्च के लिए 1 लाख गिनती में इकट्ठे होना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। पूरे देश में जो है हम तकरीबन 1 लाख पूर्व सैनिक जरूर एकत्र हो सकते हैं और मेरे ख्याल से इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा कि 1 लाख की गिनती में जहाँ पे दिल्ली के बाहर हरियाणा के अंदर हम वहाँ पे 1 लाख की गिनती में एकत्र होंगे और वहां से जो है हम बाई रोड मार्च करके जो है दिल्ली के लिए आएंगे। तो धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं कि जो हमने अपने जो आपको सभी को व्हाट्सएप ग्रुपों में जो PDF फाइल दे दी गई है वही सेम आप चेक कर सकते हो, वही मांगे हैं, वही मांग पत्र है और इसके ऊपर जो है
अपने माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय रक्षा मंत्री जी का जो है वहाँ पे दफ्तर की स्टैंप्स लगी हुई हैं, उनको ये रिसीव्ड करा के तो ये अपना एक जो है रिसीविंग जो मांग पत्र के ऊपर जो है लेके ये हमने अपने रिकॉर्ड में रख लिया है। तो आपकी आवाज़ जो है आज की धरना प्रदर्शनी की वो हमने अपने उच्च दफ्तरों में पहुंचा दी है। अभी आगे की प्लानिंग के लिए जो है सभी जो जहाँ पे जितनी भी यूनियन आई हैं उनके जो प्रधान हैं वो कृपया एक बार पीछे वाली साइड में एकत्र हो जाएं ताकि आगे की प्लान की जो है कार्रवाई कंप्लीट की जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।